आते हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी हुआ करते थे। 1595-96 में कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित, ये अपनी व्यापार स्थापित करते हैं, लेकिन उपलब्धता अधिक होने के कारण इंडोनेशिया में अपना मुख्यालय बना लेते हैं। भारत में से ये सूत करते हैं और सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु इन्हीं के, भारत में सूती वस्त्र जो हुआ श्रेय किसको जाता है, तो डचों को ही हमें दिखाई दे जाता है। डचों के बारे में जानकारियां जो है वो क्या होती हैं, देखने को मिल जाती हैं। दैट क्लियर। चलिए, हम तो डचों के संबंध में ये कहा जाता है कि इनने जो कंपनी गठित की थी जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक, ध्यान रखिएगा, कभी कभी चीजें जो हैं वो पूछ ली जाती हैं। अगर फैक्ट्री के संबंध में हम देखते हैं तो डचों के द्वारा कहते हैं भारत में पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। मछलीपट्टनम कहाँ, तो हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जो हुआ करता था, तो वहां पर इनके द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है, 1610 की बात है। ठीक है, ऐसा करके। हालांकि कहते हैं इन्होंने अपने नौसेना के प्रयास से सूरत में भी 1605 में एक फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें ये असफल हो गए थे। तब बाद में उन्होंने मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1610 के आसपास की बात है। 1610 में इन्होंने पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की। पुलिकट कहाँ पर है, तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, मतलब जो दोनों के बीच में है, तो उसी को ही पुलिकट नाम दिया गया है। तो पुलिकट में भी उन्होंने क्या किया था, अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी और फिर उन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया वो पुलिकट को ही बना दिया था। ठीक है, ऐसा करके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने बंगाल में पीपली और चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां पर, पीपली और चिनसुरा में। 1759 की बात है। 1759 में ये ब्रिटिश से बेदरा के युद्ध में पराजित हो गए और पराजित होने के बाद ही भारत से इनकी शक्ति कैसी हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा करके डचों के संबंध में ये भी कहा जाता है कि डचों ने यहाँ पर अपने जो स्वर्ण सिक्के हुआ करते थे उन स्वर्ण सिक्कों को ढालना स्टार्ट किया था और उन स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था। क्या कहते थे, पैगोडा, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने वो स्वर्ण सिक्के क्या किए थे, ढाके थे, ऐसा करके। इसके अलावा चिनसुरा के जो डच किले हुआ करते थे उन चिनसुरा के डच किलों को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, ध्यान रखिए, गुस्तावुस फोर्ट, ऐसे करके। ठीक है, तो जो चिनसरा के किले हुआ करते थे उनको हम किसके नाम से जानते थे, गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऐसा करके। तो इस तरीके से डच भारत में आए, लेकिन बेदरा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात उनकी शक्ति भारत में कम हो गई और कम होने के बाद वो यहाँ से कैसे हो गए, वापस चले गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डच के बाद जो तीसरी यूरोपीय शक्ति भारत में आई, या जो तीसरी यूरोपीय शक्ति जिसने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, जिनको हम कहते हैं अंग्रेज, जिनको हम ब्रिटिश के नाम से जानते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अंग्रेज, यानी कि डचों के बाद भारत में जो ब्रिटिश या यूरोपीय शक्ति भारत में आती है उसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं। ब्रिटिश भारत में आए सॉरी, और इनके द्वारा भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए थे। व्यापार पर अपना एक अधिकार स्थापित किया गया और व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने के बाद इन्होंने राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की और राजनीतिक शक्ति के माध्यम से भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। वो कैसे कैसे होगा उनको हम देखने का प्रयास करते हैं।
देखिए, अंग्रेजों के संबंध में कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। सितंबर 1599 की बात है। 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों के द्वारा, जो वहां के पूंजीपति हुआ करते थे, उन पूंजीपतियों के द्वारा एक द्वीपीय समूह के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया। द्वीपीय समूह मतलब जो इंडोनेशिया, भारत और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, उनसे व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया। कहते हैं इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ये कंपनी का नाम था और इसी कंपनी को आगे जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाया गया। किसके नाम से दोस्तों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। ठीक है, ऐसा करके। दूसरा हमें ये देखने को मिलता है, कहते हैं तत्कालीन समय में इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम उस समय हुआ करती थी, इनके द्वारा 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी को मान्यता दे दी गई और इसके लिए वो एक चार्टर एक्ट लाते हैं। चार्टर एक्ट मतलब एक आज्ञा पत्र लाते हैं और उस आज्ञा पत्र के माध्यम से वो निर्धारित करते हैं कि अब 15 वर्ष तक ब्रिटेन के यही व्यापारी किसके साथ? पूर्वी द्वीपों के साथ व्यापार कर पाएंगे। बात समझे? और उनको एक अधिकार दे दिया जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यानी कि अगर किसी ब्रिटेन के व्यक्ति को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है तो अब वो इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे, बल्कि किसके अधीन रह के करेंगे? तो उस कंपनी के माध्यम से ही करेंगे। इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रखा गया था। ठीक है, और ये घोषणा किसने की? तो महारानी उस समय जो एलिजाबेथ हुआ करती थी, उन्होंने घोषणा की। जिस समय इस कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में जो शासन था वो मुगलों का शासन था और मुगल बादशाह अकबर जो है वो भारत के शासक हुआ करते थे। ठीक है, हमें पता है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1556 में अकबर जो है वो शासक बनता है और 1605 तक जो है वो शासक रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से चूंकि इस कंपनी का गठन 1600 में हुआ था, अर्थात यहाँ पर जो है इस समय भारत में मुगल बादशाह कौन रहा होगा? तो अकबर रहा होगा। कहते हैं इस तत्कालीन समय में इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूर्वी द्वीपों के साथ काली मिर्च और मसालों के व्यापार करने का हुआ करता था। तो हमने ये देखा था कि चूंकि यूरोपीय कंपनियां जो हैं जब भारत में आती हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य यही हुआ करता था। और मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना। ठीक है, और मसालों के लिए वो किसकी तरफ आकर्षित होते थे? तो भारत की तरफ आकर्षित होते थे। कहते हैं जब इस कंपनी का गठन किया गया इस कंपनी के गठन के समय इसमें एक निदेशक हुआ करता था, एक उपनिदेशक हुआ करता था और 24 सदस्य हुआ करते थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 26 लोगों को मिलाकर ये कंपनी का गठन किया गया था। कहते हैं इन्हें कंपनी में शामिल सौदागरों की एक आम सभा द्वारा चुना गया था और यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल के नाम से जानी गई थी। ठीक है दोस्तों, ऐसा करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अंग्रेजों की व्यापारिक सफलताएं। अब देखिए, अंग्रेज जब भारत आते हैं तो आने के बाद उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर कुछ व्यापारिक सफलताएं हासिल होती हैं, है ना। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं। इरेज कहाँ से करूंगा? हाँ, ओके, ठीक है। तो देखिए, कहते हैं कि इनको किस प्रकार से कुछ प्रारंभिक व्यापारिक सफलताएं प्राप्त हुई, इसकी वजह से ये भारत में अपने व्यापारिक पैर जमाने में कैसे हुए सक्षम हो सके। तो देखिए, इस संबंध में बोला जाता है कि सबसे पहले 1608 में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि जिसका नाम था विलियम हॉकिंस जो है वो हेक्टर नामक जहाज से भारत पर आता है। जब वो हेक्टर नामक जहाज से भारत में आया तो उस समय भारत में जहांगीर का शासन हुआ करता था। तो जहांगीर के दरबार में वो अकबर का पत्र लेकर उपस्थित होता है। ठीक है, और ये पत्र जो है वो उस समय के जो प्रिंस शासक हुआ करते थे जेम्स प्रथम का पत्र लेके आया था। अब वो अकबर के नाम का पत्र क्यों लिया था? तो देखो दोस्तों, कारण है। कारण ये है कि आज क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने माध्यम हैं, तो हम कम्युनिकेशन के माध्यम से तुरंत कोई एक घटना घटित कहीं एक कोई घटना घटित होती है और उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है। लेकिन उस तत्कालीन समय में तो इतने साधन नहीं हुआ करते थे। जब कंपनी का गठन हुआ और वहां पता चला है कि उस समय भारत में शासक कौन था? अकबर हुआ करता था।
जब हॉकिंस वहां पर निकला तो कहते हैं अकबर रहा होगा शासन, तो वो अकबर के नाम का पत्र लेके आया। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो उसको पता चला कि अकबर की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र जो है वो कौन शासक बन गया, तो जहांगीर शासक बन गया है, और इस वजह से वो जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का पत्र लेके आया था। कहते हैं हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि सूरत में हमें एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? उसके पीछे कारण थे, क्योंकि इसके पहले वो पुर्तगालियों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे चुका था। तो पुर्तगालियों ने बड़ा उत्पात मचाया था, जिसकी वजह से उनके मिसबिहेवियर से वो बड़ा परेशान था, और उसने कहा कि ये भी चूंकि कौन है, यूरोपीय ही हैं, तो उसने शुरुआत में फैक्ट्री खोलने से मना कर दिया था, ऐसा करके। आगे क्या होता है, जब ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति बढ़ने लगती है तो 1611 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली जहाजों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, मतलब ब्रिटिश सेना के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो हैं अब शक्तिशाली दिखने लगते हैं। जहांगीर इस बात से बड़ा प्रभावित होता है कि पुर्तगाली जो हैं, जो इतने समय से यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको एक यूरोपीय शक्ति ने, जो कि वहीं की शक्ति है, उसके द्वारा इस युद्ध में क्या किया गया, पराजित कर दिया। और कहते हैं कि पुर्तगी वो जब इनके द्वारा ये पराजित कर दिया जाता है तो इनसे बड़ा प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होने के बाद वो कहता है ठीक है, चूंकि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए हम आपको अनुमति दे सकते हैं कि आप क्या करें, सूरत में एक फैक्ट्री लगा लें। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1613 में जहांगीर जो है वो सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दे देता है, ऐसा करके। और इस तरीके से सूरत में आधिकारिक रूप से पहली इनकी एक व्यापारिक फैक्ट्री जो है वो स्थापित हो जाती है। ठीक है। 11 की बात है, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है। मछलीपट्टनम कहाँ, तो जस्ट अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये पहले भी एक व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कर चुके थे, लेकिन वो अस्थायी रूप से थी, अवैध थी। स्थायी रूप से पहली फैक्ट्री बनाई थी, वो कहाँ पर बनाई थी, तो वो पहली फैक्ट्री देखिए, उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी की बात है। 1615-19 से 19 के बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है और इसके जहांगीर के साथ ही रहता है। कहते हैं ये वो समय हुआ करता था 1615-16 के आसपास, जब जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र, जिसका नाम था शाहजहां को ये आदेश दिया गया था कि वो कौन सा, मेवाड़ का अभियान करे, ऐसा करके, और दक्षिण का अभियान करे। तो इस वजह से वो भी उसके साथ में हुआ करता था, पीछे पीछे सेना लेके मांडू तक गया था। तो कहते हैं कि उसी को ध्यान में रखते हुए जब ये दिल्ली से मांडू तक जाता है तो पीछा पीछा करते टॉमस रो भी मांडू तक पहुंच जाता है, और इस तरीके से वो जहांगीर से कई सारी सुविधाएं लेने में क्या होता है, सफल हो जाता है, ऐसा करके। और इस तरीके से ब्रिटिश व्यापार के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं ले लेता है, जिनके लिए जहांगीर पहले मना कर रहा था, इनकार कर रहा था। 1632 ईस्वी की बात है। कहते हैं 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान हुआ करते थे, उनके द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। इस फरमान को तहत देखते हुए निर्धारित किया जाता है कि उन्होंने आदेश दिया कि 500 रुपए पैगोंडा सालाना देकर वे गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना हुआ करती थी। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक सुनहरा फरमान माना जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ग के गोल्डन आदेश हम इसको कहते हैं। ठीक है, गोल्डन ऑर्डर कहते हैं, सुनहरा फरमान कहते हैं। सुनहरा फरमान क्यों था यहाँ पर, आप सोचो, मात्र 500 पैगोंडा, इतनी सी राशि, मतलब थी तो बड़ी राशि, क्योंकि पैगोंडा स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी, लेकिन इतनी राशि देने के बाद पूरे वर्ष जो है वो क्या कर सकते थे, वहां के बंदरगाहों का उपयोग कर सकते थे, और उपयोग करने के बाद उन बंदरगाहों पर जो है वहां से व्यापार कर सकते थे, ऐसा करके। तो कहते हैं इसी को सुनहरा फरमान कहा गया, और वहां पर उन्हें मुक्त व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। इसी समय 1639 की बात है। 1639 में फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति हुआ करता था। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से कहते हैं मद्रास को पट्टे पर ले लिया। दोस्तों ये मद्रास है, भद्रास नहीं है, उसमें स्प्लिटिंग हो गया शायद। तो मद्रास को पट्टे पर ले लेते हैं और वहां एक किलेबंद कोठी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है,
और किलेबंद कोठी का नाम दिया जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम देते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। दोस्तों आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, मद्रास में है, ऐसा करके, ठीक है। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि मद्रास को पट्टे पर किसने लिया था या किराए पर किसने लिया था, किससे लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मद्रास को जो पट्टे पर लिया था वो चंद्रनगर के शासक से लिया था उन्होंने, ठीक है, ऐसा करके। 1651 की बात है, आगे हमें देखने को मिलता है 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार जिसका नाम हुआ करता था शाह शुजा, शाह शुजा ने मुगल राजवंश की एक स्त्री जो कि उस समय बीमारी से पीड़ित हुआ करती थी, उसकी डॉक्टर बोटन द्वारा चिकित्सा करने पर वो बड़ा खुश हो जाता है और 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है। यानी कि वो बीमारियों से ग्रसित हुआ करती थी, बीमारियों से ग्रसित होने के कारण कहते हैं कि जब उसने उसकी डॉक्टर बोटन के द्वारा उनके इलाज किया गया तो वो ठीक हो गई। इलाज करने से ठीक होने के कारण शाह शुजा ने उनको आदेश दे दिया कि आप मात्र 3000 रुपए वार्षिक टैक्स दें और उसके बदले आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगह पर कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी जा सकते हैं और तीनों जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है आदेश हुआ करता था और ये हमें देखने को मिल जाता है। आगे जाके कहते हैं 1661 की बात है। 1661 में इंग्लैंड के राजा जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। कैथरीन कौन थी? पुर्तगाल की राजकुमारी। और उनका विवाह किससे हुआ था? ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, ये उस समय शासक हुआ करते थे। इनका विवाह किससे होता है? कैथरीन के साथ होता है। इस समय जो मुंबई था वो पुर्तगाल के पास हुआ करता था। किसके पास था? पुर्तगाल के पास हुआ करता था। और इस अवसर पर कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई का द्वीप दे दिया। अब आप समझ रहे हैं, आप समझो, चार्ल्स द्वितीय को बंबई के रूप में दहेज मिल गया, यानी बंबई पर अब सीधा सीधा किसका नियंत्रण हो गया? तो ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, शासन का। लेकिन अब आप हम ये बताओ, जो शासक है वो बंबई को क्या ही करेगा उसका यहाँ पर लेने के बाद? तो उसके द्वारा क्या किया गया कि ये जो बंबई का द्वीप हुआ करता था, बंबई का क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी, तो उसके द्वारा इस क्षेत्र को कंपनी को किराए से दे दिया गया, रेंट पर दे दिया गया। और कितना? 10 पौंड वार्षिक रेंट पर, वार्षिक, आप समझो। यानी एक हिसाब से कह सकते हो कि कंपनी को ये बंबई जो है वो फ्री में मिल गया था। तो 10 पौंड वार्षिक कर के बदले उसको, मतलब रेंट के बदले, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी बंबई मिल गया और बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया। बात क्लियर? ऐसा करके 1688 की बात है। आगे 1688 में कहते हैं सर जॉन चाइल्ड जो हैं, सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल जहाजों को पकड़ लिया। 1688, इस समय अब यहाँ पर भारत में शासक कौन होगा? मुगल बादशाह है। तो दोस्तों 1688 में औरंगजेब का शासन हुआ करता था, ठीक है, ऐसा। कब तक रहता है? 1707 तक। तो इस समय औरंगजेब शासक हुआ करता था। कहते हैं चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्री तट पर मुगल जहाजों को पकड़ लिया, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया और कहते हैं औरंगजेब ने उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया, हटा दिया, वहां से भगा दिया उनसे। और कहते हैं अंततः सर जॉन चाइल्ड जो है वो उसे औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी और इस तरीके से औरंगजेब ने उसे माफ कर दिया और धीरे धीरे उसको जो मिलने वाली सुविधाएं हुआ करती थी उस सुविधाएं भी उसको वापस कर दी। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल किस मुगल बादशाह के द्वारा अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा गया था? तो वो कौन हुआ करता था? तो औरंगजेब हुआ करता था। औरंगजेब ने बंबई से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, लेकिन बाद में उनके माफी मांगे जाने पर उनको पुनः जो है उनका क्षेत्र वापस कर दिया था। ठीक, ऐसा करके चलिए इसके बाद जो है वो हमें देखने को मिलता है, कहते हैं धीरे धीरे शाहजहां का जो फरमान हुआ करता था उस फरमान की मोहर लगा दी और ब्रिटिश को पुनः सारी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हो गई थी। इसके बाद 1698 की बात है। 1698 में कहते हैं बंगाल का सूबेदार अजीम उस्सान नामक व्यक्ति हुआ करता था। अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को सूती नाता, काली खटा और गोविंदपुरा, ये 3 गांव की जमींदारी दे दी। जमींदारी का मतलब समझ रहे हो ना? हम आगे पढ़ेंगे जमींदारी व्यवस्था जो होती है, यानी कि अब यहाँ से कर वसूल करने का अधिकार किसको दे दिया? तो ब्रिटिश को दे दिया गया था कि वो क्या कर सकते थे, यहाँ से कर वसूल कर सकते थे, ऐसा। और कहाँ कहाँ से?
तो 3 क्षेत्र हुआ करते थे, सूतीनाथा, कालीकाटा और गोविंदपुरा। यहाँ पर 3 गाँव की जिम्मेदारी उसने दे दी। कहते हैं इन्हीं को ही मिलाकर जॉब चार्नोक नामक व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने एक नए शहर की स्थापना की जिसको हम कहते हैं कलकत्ता। कलकत्ता शहर की स्थापना की थी, ठीक है, ऐसे करके। और इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। क्या रखा गया? फोर्ट विलियम रखा गया, ऐसे करके। और 1700 में फोर्ट विलियम जो है वो पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, यानी कि पहला वो नगर जिस पर ब्रिटिश का सीधा अधिकार रहेगा, तो उसको प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। और 1911 तक कलकत्ता जो है वो भारत की राजधानी के रूप में बना रहा। 1911 में फिर क्या होता है, दिल्ली भारत की राजधानी बनता है, मतलब घोषणा होती है, 12 में बनता है फिर, ऐसा करके। और इस प्रकार पहला प्रेसिडेंशियल नगर कौन था? कलकत्ता हुआ करता था। और उसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर हुआ करता था। सर चार्ल्स आयर जो है वो पहला प्रेसिडेंट था। बात क्लियर? ऐसा करके। और ये जानकारी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1715 की बात है। 1715 में कहते हैं कंपनी ने जॉन सरवन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा था, ठीक है। कब की बात है? 1715 में। अब दोस्तों प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि 1715 में मुगल शासक कौन था? तो इस समय मुगल शासक हुआ करता था फर्रुखसियर। कौन था दोस्तों? फर्रुखसियर, ध्यान रखिएगा। अभी जब हम उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कब कौन शासक था। तो 1715 की बात है। 1715 में इस समय फर्रुखसियर शासक हुआ करता था। कहते हैं इस समय जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। इस दूत मंडल में हैमिल्टन नामक सर्जन एक हुआ करता था। कौन था? ये सर्जन था, ऐसा ऑपरेशन वगैरह कर लेता था। आपको पता ही है सर्जन जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो सर्जन हुआ करता था। कहते हैं ख्वाजा सेहूर्द नामक एक अर्मीनियन दुभाषिया भी हुआ करता था जो उसके साथ था। दुभाषिया मतलब तो जो 2 भाषाओं का ज्ञान रखता था, यानी कि फारसी भी बोल सकता था जो कि मुगलों की भाषा थी, और अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भी बोल सकता था। तो दुभाषिया जो है वो उसके साथ हुआ करता था और वो इनका नेतृत्व कर रहा था। कहते हैं हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी का इलाज किया, जिससे फर्रुखसियर बड़ा खुश हो गया और उसने खुश होकर 1717 में कंपनी के व्यापार के लिए एक शाही फरमान जारी किया। अब ये जो फरमान फर्रुखसियर जारी करेगा, ये बहुत बड़ा फरमान हुआ करता था। इस फरमान से कंपनी को भारत में स्थापित होने के लिए असीमित अधिकार मिल जाते हैं। कैसे? असीमित, बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है। कहते हैं जब उसने कंपनी ने उसकी बीमारी का इलाज, मतलब व्यक्ति ने जो सर्जन हुआ करता था जिसका नाम था हैमिल्टन, हैमिल्टन ने जब इसका इलाज किया तो उसने आदेश दिया कि 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकता है वो। इसके अलावा 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले सूरत में सभी करों से उसे मुक्ति दे दी गई। सूरत जो कि उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, तो कहते हैं सूरत में मात्र 10,000 रुपए के बदले उसे क्या दे दी गई? सभी जगह कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई। कहते हैं इसके अलावा, ये तो चलो ठीक है, कंपनी के ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने का अधिकार मिल गया। ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी दोस्तों। आप खुद सोचो कि क्या भारत सरकार किसी भी देश की सरकार को ऐसा करने के लिए कहेगी कि आप हमारे देश में जो है अपने यहाँ के सिक्के चलाओ? नहीं चला सकते ना। क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरे की मुद्रा अपने देश में चलाना, मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी संप्रभुता को उसे दे रहे हैं। लेकिन फर्रुखसियर ने ऐसा कहा। फर्रुखसियर ने आदेश दे दिया कि अगर कंपनी जो सिक्के ढालती है उस सिक्कों को भारत में चलाया जा सकता है, ऐसा करके, और उसने ये आदेश दे दिया। बात क्लियर? तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और इसी कंपनी के आदेश को जो है वो ब्रिटिश सरकार, इतिहासकार ओम्स जो हैं, ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इसे शाही फरमान या फिर कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा है। मेग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। तो इसको अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, इसे कंपनी का मेग्ना कार्टा के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। तो इसकी जानकारी हमें यहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये कौन हुआ करते थे? अंग्रेज हुआ करते थे। इस प्रकार अंग्रेज जो है वो क्या होते हैं, भारत में आते हैं और आने के पश्चात जो है वो क्या करते हैं, भारतीय क्षेत्र पर अपना जो है अधिकार स्थापित कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा।
तो वो आते हैं और भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो हमें यहाँ तक ये जानकारी जो है देखने को मिल जाती है। इस तरीके से ब्रिटिशर्स आए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, इसमें जो सीधा सीधा आपको चीजें बतलाई गई हैं उसी प्रकार से चीजें हुआ करती हैं। ठीक है, ऐसा। अब देखिए, इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है कि अगले यूरोपीय भारत में आने वाले जो हुआ करते थे, जो थे डैन। जो कौन हुआ करते थे? डैन। डैन कौन थे? जो अगले यूरोपीय थे जो भारत में आए थे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज। पुर्तगीज के बाद कौन आए थे? डच। डच के बाद कौन आए थे? अंग्रेज, जिनको हम कहते हैं ब्रिटिश। और अंग्रेज या ब्रिटिश के बाद जो अगली कंपनी भारत में आने वाली हुआ करती थी वो कौन थे? डैन हुआ करते थे। डैनों का आगमन कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों डैनों के संबंध में ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के बाद 1616 में डैन कहाँ आए थे? भारत आए थे। और इनके द्वारा ही तंजौर में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कहाँ पर? तंजौर में पहली फैक्ट्री स्थापित की। तंजौर में एक जगह है जिसको हम कहते हैं ट्रांकेबोर। तो तंजौर के ट्रांकेबोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और फिर उसके बाद जो है वो सीरमपुर में, सीरमपुर जो कि कहाँ पर है? बंगाल में। बंगाल में 1676 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ऐसा करके इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये लगभग 1745 तक यहाँ पर रहते हैं, लेकिन 1745 में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश को बेच दी और वो यहाँ से क्या हुए? वापस चले गए थे। कहते हैं एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में और भी यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो भारत में आती हैं। ऐसा करके तो इसकी जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। डैन के संबंध में ये कहा जाता है कि डैन भारत में आते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक समय तक भारत में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? उसके पीछे एक कारण हुआ करता था, क्योंकि डैन जो है, डैन जिस उद्देश्य से भारत में आए थे वो उद्देश्य उनका ब्राजील से पूरा हो रहा था। एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर कंपटीशन जो है वो बढ़ गया था। अब हम देखते हैं कि भारत में जो है वो कौन है। तो भारत में कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा था कि ब्रिटिशर्स भी हैं, पुर्तगीज भी हैं, डच भी जो हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो है वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कैसी थी? बढ़ रही थी। तो उन्होंने इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अपने आप को ना फंसाते हुए वो यहाँ से कैसे हो गए? वापस चले गए। और वापस कहाँ? तो उन्होंने भारत में अपनी जितनी भी फैक्ट्रियां हुआ करती थी उन फैक्ट्रियों को बेच दिया। और बेचने के बाद वो यहाँ से सीधे कहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो अपने क्षेत्र में चले गए थे और जो आपका ब्राजील वाला क्षेत्र था उस क्षेत्र में चले गए थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए, डैन के बाद जो हमें अगले यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो कौन थे? फ्रेंच हुआ करते थे। तो फ्रेंच के संबंध में हमें कुछ जानकारी मिलती है। फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी जिनको हम कहते हैं। तो फ्रांसीसी जो हुआ करते थे वो भी भारत में आते हैं। फ्रांसीसियों के संबंध में ये कहा जाता है, कहते हैं कि जिस समय फ्रांसीसी भारत में आए उस समय फ्रांस के जो शासक हुआ करते थे जिनका नाम था लुई 14। कौन था? लुई 14। देखिए, फ्रांस में जो भी शासक हुआ करते थे उन शासकों की एक उपाधि हुआ करती थी जिनको लुई के नाम से जाना जाता था। तो फ्रांस में इस तरीके से 16 लुई हुए हैं। कितने? 16। और ये जो बात घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये किसके समय की बात है? तो लुई 14 के समय की बात है। लुई 14 जो है वो एक निरंकुश शासक हुआ करते थे, बड़े निरंकुश शासक थे। इनका मानना है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा दिया गया आदेश ही क्या है? कानून है। इस तरीके की ये बात किया करते थे। कहीं ना कहीं जब बाद में फ्रांसीसी क्रांति होती है तो उस फ्रांसीसी क्रांति के जब हम कारण देखते हैं तो उन कारणों में हमें ये भी एक दिखाई देता है कि लुई 14 के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी उन नीतियों की वजह से भी जो जनता थी उस जनता में कहीं ना कहीं असंतोष था। और उस असंतोष व्याप्त होने की वजह से ही, उस रोष व्याप्त होने की वजह से ही जनता ने क्या किया? इसका विरोध करना स्टार्ट किया था, है ना? ऐसा करके तो कहते हैं कि लुई 14 के समय में उन्हीं का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कोलवर्ट। कोलवर्ट के प्रयासों के फलस्वरूप 1664 की बात है, 1664 में एक कंपनी का गठन किया गया था जिसका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। क्या नाम था? कंपनी द एंड ओरिएंटल। और ये जो कंपनी थी इसका खर्चा मतलब इसने इसकी स्थापना सरकार ने की थी
और इसका खर्चा पूरा सरकार वहन करती थी। सरकार क्यों वहन करती थी, उसके पीछे कारण है क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी थी। ध्यान रखिएगा, देखिए ये बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। और यही कारण था कि बाद में सरवाइव करने में भी जो नीतियां दिखी वो इसके गठन में ही छुपी हुई थी। जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट और एक व्यापारियों की एक कंपनी हुआ करती थी, वहीं पर जो हमें देखने को मिलता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, वो फ्रांसीसी कंपनी जो है वो एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी और इसकी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा करके। और इसका पूरा खर्चा, इस पर पूरा नियंत्रण, इसकी चीजें जो है वो सरकार के पक्ष में हुआ करती थी। अब आप समझें, अगर सरकार चेंज होगी तो कंपनी का वर्क कल्चर चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार लोग जो है अधिकारी आएंगे जाएंगे, सब कुछ होगा। यानी कि इस कंपनी पर पूरा नियंत्रण सरकार का था, जबकि जो है जो ब्रिटिश कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो भारत में जो है आज हम देखते हैं जियो या फिर हम कहते हैं रिलायंस। तो रिलायंस जो है वो कैसी है, एक प्राइवेट कंपनी है। और रिलायंस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है वो किसकी है, तो हमें देखने को मिलता है अंबानी ग्रुप की देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो इंडियन रेलवे है, एनटीपीसी है, ठीक है, या फिर वेल है या फिर गेल है, जो ये कंपनियां हैं वो कंपनियां किसकी हैं, तो वो सरकारी कंपनियां हैं और सरकार की कंपनियां हैं। तो अगर उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, सरकार का नियंत्रण रहेगा। ध्यान रखिएगा, वही सेम यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हमें जानकारी मिलती है, कहते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक केंद्र जो है वो फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। कहते हैं जब फ्रेंच भारत पहुंचे, इसके पहले वो मेडागास्कर द्वीप पहुंच चुके थे। मेडागास्कर कहाँ है, तो आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के दाएं में जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में एक क्षेत्र है, एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप पर वो पहुंच चुके थे, लेकिन वो वहां पर मेडागास्कर को अपने उपनिवेश के रूप में नियंत्रित करने में कैसे असफल हो गए थे। तब उनका दूसरा दल 1667 में आगे बढ़ता है और फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में हमें देखने को मिलता है, फ्रैंको कैरो दूसरा उसके साथ इस्फहान नामक व्यक्ति हुआ करता था, वो उनके साथ कहाँ पहुंचता है, मकरान तट पर पहुंच जाता है ऐसे करके। और इस तरीके से वो भारत में पहली फैक्ट्री फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की जाती है। ठीक है, ऐसा करके। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है, भारत में ब्रिटिश भी आए और फ्रेंच भी आए, यूरोप में भी हुआ करते थे। यूरोप में भी ये शक्तिशाली थे और ये एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी हुआ करते थे। और यही कारण था कि जब जब यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जब कोई युद्ध होगा, जब कोई दिक्कत होगी, तो वो युद्ध जो है विश्व के सभी देशों में जहां जहां ब्रिटिश और फ्रांस होते थे उनमें होने लगता था। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के कैसे थे, प्रतिस्पर्धी हुआ करते थे, विरोधी हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, तो ये चीजें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो पहली फैक्ट्री सूरत में ब्रिटिश ने खोली थी, तो उनको कंपटीशन देने के लिए फ्रांसीसियों के द्वारा भी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, सूरत में खोली गई, ऐसे करके। क्लियर। और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। कहते हैं इसके अलावा मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से उन्होंने एक अधिकार प्राप्त किया और 1669 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो है वो मछलीपट्टनम में खोली। कहाँ पर खोली थी, तो मछलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, ऐसा करके। उस समय जो वहां के शासक हुआ करते थे, गोलकुंडा के जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने इस बात की क्या की थी जो है आदेश दिया था, उन्होंने इस बात की चीजें की थी। ठीक है, 1672 की बात है। कहते हैं 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सैन थोमे नामक जगह हुआ करती थी, सैन थोमे को लिया। लेकिन कहते हैं अगले साल उसका जल सेनापति जिसका नाम था दीला हे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना के द्वारा पराजित हो गया और इस तरीके से डचों को सैन थोमे देने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ा। तो सेंट थोमे का क्षेत्र जो था वो पहले फ्रांसीसियों के पास तो था, लेकिन जब इस युद्ध में वो क्या हो गए, मतलब पराजित हुए, तो उनको ये सेंट थोमे का क्षेत्र जो है उन्होंने डचों को दे दिया। इसकी जानकारी हमें यहाँ तक देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे 1673 की बात है। 1673 में कहते हैं कंपनी के निदेशक हुआ करते थे जिसका नाम था फ्रैंको मॉर्टन और बेलांग द लेस्पिने
जो यह एक कह सकते हैं कि यह गैर पेशेवर फौजी हुआ करता था, इसके द्वारा जो एक एडमिरल के पद पर भी हुआ करता था। कहते हैं इन दोनों के द्वारा आगे हमें देखने को मिलता है कि एक फ्रांसीसी कंपनी बास्तील की स्थापना, मतलब फ्रांसीसी बास्तील की स्थापना की गई थी ऐसे करके, और जिसे ही आगे जाके क्या किसकी स्थापना, जिस पांडिचेरी के नाम दिया गया। मतलब उन्होंने क्या किया गया, इन दोनों ने मिला के एक फ्रांसीसी बस्ती का निर्माण किया, एक शहर का निर्माण किया, आप ऐसे कह सकते हैं, और उसी शहर को आगे जाके पांडिचेरी के नाम से क्या होता था, जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके कहते हैं। इस तरह बंगाल में चंद्रनगर में और दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पर, तो माहे और करिकाल जो है ये फ्रांसीसी व्यापार के केंद्र क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। मुख्यतः ये फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, इनकी स्थापना की गई थी। 1701 में कहते हैं पांडिचेरी के सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया जाता है और फ्रैंको मार्टिन को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया जाता है। और फ्रैंको मार्टिन जो है वो पहला फ्रांसीसी बस्ती का महानिदेशक बनता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो इसकी हमें जानकारी मिल जाती है। कहते हैं भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना डुप्ले के समय में होती है। किसके समय, गवर्नर डुप्ले के समय में होती है। कहते हैं भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना डुप्ले के काल में हुई। डुप्ले ही पहला ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, और इसी के कारण आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था। लेकिन आंग्ल कर्नाटक युद्ध में पराजय होने के पश्चात फ्रांसीसियों का चंद्रनगर, करईकाल, यनम, पांडिचेरी और इन्हीं क्षेत्रों तक शासन रहा और बाकी क्षेत्रों से इनको क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, ऐसा करके 1 नवंबर और इन क्षेत्रों पर, कौन कौन से क्षेत्रों पर, तो पांडिचेरी, यनम, माहे, करईकाल और चंद्रनगर, इन 5 क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का अधिकार 1954 तक रहा। यानी कि हमारे स्वतंत्र होने के बाद तक जो है वो फ्रांसीसियों का इन क्षेत्रों पर अधिकार रहा। लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है 1954 में भारत सरकार और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि होती है, फ्रांस के बीच में एक संधि होती है, जिसके तहत जो है इन क्षेत्रों को किसे दे दिया जाता है, तो भारतीय क्षेत्रों को, इन ये जो क्षेत्र हुआ करते थे उन क्षेत्रों को जो है वो भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा करके तो ये जानकारी जो है वो क्या होती है, हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हम देख लेते हैं। कभी कभी प्रश्न के रूप से आपसे पूछी जाती हैं, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रेसिडेंसी नगर जो है वो कौन था। तो आप बता सकते हैं कि भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर जो है वो मद्रास हुआ करता था। 1700 में इसको पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था और 1774 से लेके 1911 तक जो है ये ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था। ठीक है, ऐसे करके इसके अलावा तत्कालीन समय में हमें देखने को मिलता है कि नॉरिस मिशन 1958 में भारत 1698 यानी 1698 में भारत आता है और जॉन सरमन मिशन जो है वो 1715 में आता है। ध्यान रखिएगा, नॉरिस मिशन जब 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय हुआ करते थे, उन्होंने एक अन्य कंपनी कायम की थी जिसको इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज कहा जाता था, उस नाम से जाना जाता था। कहते हैं उस कंपनी ने अपने लिए कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य सर विलियम नॉरिस की अध्यक्षता में औरंगजेब के दरबार में राजदूत भेजा था, लेकिन औरंगजेब ने इसको अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कहते हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल से कुछ दबाव पड़ने के बाद दोनों कंपनियों ने 1702 में एक दूसरे में विलय करने का निश्चय किया था और 1708-9 में कहते हैं गोडोल्फिन के अर्ल के फैसले के अनुसार ये दोनों कैसी हो गई थी, एक हो गई थी। ऐसे कर दूसरा मिशन 1715 में जॉन सरवन की अध्यक्षता में आया था। 1715 के संबंध में कहा जाता है कि कलकत्ता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा गया था, इसकी हमने चर्चा की थी। उसमें मुगल शासक कौन था, औरंगजेब हुआ करता था, ताकि वो ब्रिटिश को कुछ अतिरिक्त अधिकार जो है वो ले सके और उसी अतिरिक्त अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ये मिशन आया था। ठीक है, कहते हैं विशेष अधिकारों के अतिरिक्त वो बंगाल में सिक्के निकालने और कलकत्ता के नजदीक 38 गांव को खरीदने की आज्ञा की याचना लेके गया था। कहते हैं इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफंस जो हुआ करते थे, एडवर्ड स्टीफंस
और विलियम हैमिल्टन नामक जो व्यक्ति था वो सर्जन था जो उनके साथ में हुआ करता था, और ख्वाजा शेहरदू नामक व्यक्ति हुआ करता था। कौन था? ख्वाजा शेहुर्द नामक जो एक अर्मेनियन दुभाषिया हुआ करता था, उस अर्मेनियन दुभाषिये के माध्यम से उन्होंने अपनी बात पहुंचाई थी। ठीक है, ऐसे करके ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पर हम क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। और ध्यान रखिएगा इसी निर्णय को ही ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, ब्रिटिश इतिहासकार कौन? ओम्स हैं, ओम्स ने इसको कंपनी के मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। ये क्या है? कंपनी का मेग्ना कार्टा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो ये हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? कुछ ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बारे में क्या होता है, जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है भारत में इनका आगमन हुआ था, है ना? ऐसा कर इसके जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो मैं आप लोगों को इसमें अपलोड कर दूंगा, एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा दूंगा। तो इस टॉपिक में लगभग जो है वो हम 15-15 करके या 25-25 करके 2 क्वेश्चन सेट जो है हम इसमें लगा लेंगे। ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिरकार मुख्यतः जो है इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे। ठीक है, तो उसकी हमें जानकारी हो जाएगी। ठीक कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, डचों के द्वारा भारत में सहकारिता की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा? डचों के द्वारा भारत में सहकारिता की शुरुआत की गई। ठीक है, ऐसा करके तो हमें एक ये भी प्रश्न देखने को मिल जाता है, कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा, कभी कभी एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत में संत सेंट जेवियर जो है वो किसके समय में आते हैं? तो ध्यान रखिएगा 1542 ईस्वी में एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा के साथ एक संत थे जिनका नाम था ज्यूस संत जेवियर। जेवियर जो हुआ करते थे उनका भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, ऐसे करके और कहते हैं कि इस समय जो अकबर था, अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए थे और जेसुइटों को ये भ्रम हो गया था कि अकबर जो है वो क्या करेगा, तो वो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रहा है। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया था, लगातार अपने मिशन भेजे थे। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है अंततः अकबर ने जो है वो इस प्रकार की कोई भी चीज जो है वो स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ऐसा करके तो ये टॉपिक हुआ करता था दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना? ऐसा करके इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध था किस प्रकार से भारत में जो है कर्नाटक में युद्ध लड़ा गया, जिसमें 2 बृहद शक्तियां, 2 महान शक्तियां जो कौन कौन सी थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी हुआ करते थे, ये लड़े। और उसके बाद ये निर्धारित हुआ, कर्नाटक युद्ध के माध्यम से ये निर्धारित हुआ कि आखिरकार भारत में कौन शासन करेगा, किसकी सत्ता रहेगी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश की सत्ता होगी या फिर अगर हम बात करें आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों की सत्ता होगी। ये कैसे निर्धारित होगा? तो ये इसी युद्ध के माध्यम से निर्धारित हुआ। 3 चरणों में युद्ध पूरा हुआ था, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट लगता है या आप पूछना चाहते हैं तो आप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा चलिए तो आज की हम यही क्लास जो है वो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।